अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स, मेरा नाम हारिस है और मेरे इस चैनल हॉरर थिल विद हारिस पर आप सबकी भेजी हुई किस्से कहानियाँ अपलोड होती हैं। आप लोगों को भी अगर किस्से कहानियाँ जिन्नात और शयातीन से रिलेटेड रियल स्टोरीज सुनने का शौक़ है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। स्टोरी पसंद आती है तो उसको लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस टाइप की स्टोरीज़ चाहिए। आपके साथ भी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, जो कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन है, वहाँ शेयर करें। इंशाल्लाह आप सबकी भेजी हुई स्टोरीज़ पर मैं वॉइस ओवर करूँगा। आज की स्टोरी हमें हसन अदनान ने सेंड की है, तो चलें उनकी स्टोरी को उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स को ऑफ कर दीजिए और किसी अंधेरी खामोश जगह पर बैठ जाइए ताकि कहानी को अपनी आंखों के सामने महसूस कर सकें। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम हारिस भाई, मेरा नाम हसन अदनान है। जो स्टोरी मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरे साथ तब हुआ था जब मेरी एज तकरीबन 14 या 15 साल थी और मैं 8th क्लास का स्टूडेंट था। बेसिकली हम शुरू से ही कराची के रहने वाले हैं। पहले हम कराची के एरिया सदर में रहा करते थे और मेरा स्कूल उस एरिया से काफ़ी करीब पड़ता था और मैं पैदल चल के ही अपने स्कूल जाया करता था। पढ़ाई में भी मैं काफ़ी लायक था और दिल लगा के पढ़ा करता था। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया हमारी क्लासेस भी चेंज होती रहीं और मैं अब 8th क्लास में आ चुका था। अब मेरे काफ़ी बहन भाइयों की शादी भी हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये सदर वाला घर हमें बहुत ज़्यादा छोटा पड़ रहा था। तो मेरे वालिद ने फ़ैसला किया कि अब हमें यहाँ से शिफ्ट होकर किसी और एरिया में एक घर लेना चाहिए जो कि थोड़ा बड़ा हो और हम आराम से वहाँ पर रह सकें, क्योंकि ये वाला घर हम पर काफ़ी तंग हो चुका था। इसीलिए हम सदर से सिविल लाइंस एरिया की तरफ चले गए और वहाँ पर वालिद ने एक घर ख़रीद लिया। बाकियों के लिए तो कोई इतनी मुश्किल ना हुई, लेकिन अब मेरा स्कूल वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुका था, इसलिए स्कूल वगैरह अब मैं बस वगैरह से आया जाया करता था। कभी कार से भी आ जाया करता था और कभी रिक्शा वगैरह पे भी वापस आ जाया करता था, जो कि पहले मैं सदर वाले घर से स्कूल पैदल जाया करता था। अब वो बात नहीं थी। अगर आप सिविल लाइंस एरिया को जानते हो कराची में, और ये मैं बात भी आपको 1986 की बता रहा हूँ, उस ज़माने में वो एरिया काफ़ी ज़्यादा सुनसान हो जाया करता था रात के वक्त, और ऊपर से वो दिन भी सर्दियों के थे और मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स भी होने वाले थे। इसीलिए मुझे अक्सर अपने सर के घर भी जाना होता था पेपर्स वगैरह की तैयारी के लिए। कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट्स वो बताया करते थे, तैयार करवाया करते थे, और ये करना लाजमी भी होता था क्योंकि सर की गाइडेंस से तैयार किए गए पेपर्स अच्छे दिए जाते थे और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दिया करते थे कि जिनको बंदा अच्छे से तैयार कर ले तो एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाया करते थे। अब इसी तरह के एक रोज़ की बात है, मैं अपने स्कूल से फ्री होकर घर आया। उसके बाद मुझे अपने सर की तरफ जाना था और मेरे सर का घर उसी सदर बाज़ार से थोड़ा सा आगे ज़ैनब मार्केट में था। ज़ैनब मार्केट में ही मेरे सर का घर हुआ करता था। जब मैं सदर में रहा करता था तो आराम से उनके घर पैदल ही चले जाया करता था, लेकिन अब मुझे बस पर जाना होता था, उसी 20 नंबर की बस पे, जो कि बिल्कुल ज़ैनब मार्केट के सामने से होती हुई गुजरती थी और मुझे ज़ैनब मार्केट के सामने उतार दिया करती थी। ये तकरीबन
शाम का टाइम हो चुका था और मैं अपना बैग और किताबें लेके घर से निकल पड़ा और उसी रोड पर चलता जा रहा था, सिविल लाइंस वाला रोड। मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो रोड काफ़ी ज़्यादा सुनसान हो जाया करता था शाम होते ही। ना तो उधर कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, यहाँ तक कि कोई परिंदा वगैरह तक उधर पर ना मारता था। इतनी वो जगह सुनसान हो जाया करती थी। और ऊपर से सर्दियों के दिन लोग तो वैसे ही जल्दी घरों के अंदर चले जाया करते हैं और रात के टाइम कम ही निकला करते हैं, जो कि उस रोड की वीरानियत को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया करता था। अब मैं उस रास्ते से चलता हुआ वहाँ पर पहुँचा कि जहाँ पर मुझे बस का वेट करना होता था, और वहाँ पर आकर मैं खड़ा हो गया। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। हालांकि मैंने जैकेट्स वगैरह पहनी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद सर्दी जैसे उन चीज़ों से अंदर जिस्म तक घुस रही थी। ऐसी सर्दी मैंने अभी तक नहीं देखी थी। इन सर्दियों में मैं हाथों को आपस में मलता हुआ, उन पे फूंक मारता हुआ बस का इंतज़ार कर रहा था, और वहाँ पर किसी बंदे का कोई नामो निशान न था। लेकिन अब 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद भी बस ना आई, तो मैंने फैसला किया कि इसी रोड पर सीधा चलता हुआ आगे जाता हूँ जब तक कि पीछे से बस ना आ जाए। क्योंकि अगर मैं लेट हो गया तो यकीनन हमारे सर इस बात पर गुस्सा किया करते थे, और बाकी स्टूडेंट्स भी इसीलिए बैठे होते थे कि जब सारे एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो तब ही सर जो है वो पढ़ाई शुरू करवाते थे। मैं भी इसी डर की वजह से वहाँ से सीधा उसी रोड पर आगे चलने लगा, और मुझे यकीन था कि बस पीछे से आ जाएगी तो फिर मैं बस में बैठ जाऊँगा। लेकिन अब मुझे चलते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे और मैंने काफ़ी ज़्यादा फासला तय भी कर लिया था, लेकिन बस अभी तक भी ना पहुंची थी। बताता चलूं कि उसी रास्ते में एक गार्डन पड़ता था जिसको फेरियर हॉल कहते हैं। उस ज़माने में उस गार्डन के नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ चारों तरफ कोई बाउंड्री वॉल वगैरह नहीं थी और ओपन ग्राउंड टाइप था। अंग्रेज़ों के दौर का था और उसके अंदर काफ़ी सारे स्टैचू, मोनूमेंट्स वगैरह बने हुए थे, और उसके अलावा फाउंटेन वगैरह भी बने हुए थे। छुट्टी वाले दिन तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश हुआ करता था, और तब छुट्टी इतवार वाले दिन नहीं बल्कि जुमे वाले दिन हुआ करती थी, और जुमे वाले दिन वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती थी। लेकिन ये एक नॉर्मल वर्किंग डे था, जिसकी वजह से वो पार्क अभी से ही बिल्कुल वीरान हो गई थी। अब मैं बिल्कुल उस पार्क के फ्रंट की तरफ पहुँच चुका था कि उसी फेरियर हॉल से आगे। फेरियर हॉल आज कोई पार्क या गार्डन नहीं बल्कि वहाँ पर अब तो लाइब्रेरी बन चुकी है, लेकिन पहले वहाँ पर ओपन ग्राउंड और इस तरह पार्क हुआ करती थी। स्टैचू और फाउंटेन लगे होते थे। पता नहीं वो क्या चीज़ बनाई गई थी, लेकिन आज के दौर में वो एक लाइब्रेरी है। खैर, मैंने फ़ैसला किया कि अभी तक बस तो आई नहीं और ना ही दूर दूर तक बस नज़र आ रही है, तो क्यों ना ज़ैनब मार्केट तक पैदल ही चला जाऊँ, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर का फासला रह चुका था। तो मैंने फ़ैसला किया कि रोड से चलने के बजाय पार्क के अंदर से जाता हूँ, जिसकी वजह से रास्ता भी बच जाएगा और मैं जल्दी वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। बस अब मुझे 2 ही चीज़ें क्रॉस करनी थी। एक मेट्रोपोल होटल जो कि रास्ते में आता था, उसके बाद एक आरबी का मेस आता था, देन उसके बाद ज़ैनब मार्केट स्टार्ट हो जाया करती थी। तो मैं वहीं से पार्क के अंदर एंटर हो गया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि उसकी कोई बाउंड्री वॉल वगैरह तो नहीं थी, इसलिए मैं डायरेक्ट पार्क के अंदर चला गया। हम अक्सर वहाँ पर पहले भी आया करते थे, दिन के टाइम खेलने वगैरह और अपने दोस्तों वगैरह से मिलते हुए वहाँ पर आ जाया करते थे अपना टाइम पास वगैरह करने। लेकिन अभी वो जगह बिल्कुल वीरान हो चुकी थी। इतनी वीरान मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, और वो जो स्टैचू थे उनसे काफ़ी ज़्यादा खौफ आ रहा था, क्योंकि वो काफ़ी बुलंद थे और रात का अंधेरा छाता जा रहा था। वो गार्डन बहुत ज़्यादा बड़ा था और मैं उसके अंदर से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ गामजन था। मेरे जहन में बस यही था कि बाकी स्टूडेंट भी मेरा वेट कर रहे होंगे और सर इस वजह से काफ़ी गुस्सा होंगे। बस मैं जल्दी से वहाँ पहुँच जाऊँ। अभी मैं वहाँ जा ही रहा था कि मैंने रास्ते में देखा कि उसी पार्क की दूसरी साइड से कोई बंदा
जिसने बिल्कुल वाइट कलर का लिबास पहना हुआ था। उसने अपने कंधों पे एक डंडा लटकाया हुआ था जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े छाबे लगे हुए थे, और एक के अंदर चने थे और एक के अंदर शायद मकई वगैरह या कोई ऐसी चीज़ थी। वो सर्दियों के दिन थे और सर्दियों के दिन में लोग ऐसी भुनी हुई चीज़ें खाते हैं। हालांकि वो मुझसे इतना ज़्यादा दूर नहीं था, उसके बावजूद भी उसकी शक्ल मुझ पर वाज़िह नहीं हो रही थी। लिहाजा मैंने उस शख्स को इग्नोर किया और अपनी स्पीड को थोड़ा और बढ़ाया, तो देखता क्या हूँ कि वो शख्स भी बिल्कुल मेरे पीछे पीछे ही आ रहा था। हालांकि उसने अपने दोनों कंधों पे काफ़ी ज़्यादा भार उठाया हुआ था, पर वो फिर भी मेरी स्पीड को कैसे मैच कर पा रहा था। खैर, मैंने इस बात पर भी ध्यान ना दिया और अपने रास्ते की तरफ चलता रहा। अब वो जो भी चीज़ थी बिल्कुल मेरे साथ आकर चलने लगी थी। तो जैसे ही मेरी नज़र उसके पाँव की तरफ पड़ी तो वो देख के एक दफ़ा को तो मैं हैरान हो गया। उसके पाँव बिल्कुल काले स्याह थे, जैसे डल ब्लैक कोयला होता है ना, बिल्कुल वैसे। और उसके पाँव की उंगलियां बिल्कुल मुड़ी हुई थी, स्ट्रेट नहीं बल्कि ग्राउंड की तरफ फेस कर रही थी। उनकी जो अगली टिप थी वो ग्राउंड की तरफ थी और उसके ऊपर बिल्कुल लंबे लंबे और नोकीले नाखून निकले हुए थे, जैसे किसी बिल्ली या खूनखार जानवर वगैरह के होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ये देखकर एक दफ़ा को तो मेरा जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ गया और पूरे सर्दी की लहर मेरे जिस्म में दौड़ पड़ी। मेरा जिस्म बिल्कुल ठंडा होकर रह गया था और एक दफ़ा को तो मेरे दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया। मैं सोच में पड़ गया था कि ये मेरे साथ क्या चीज़ चल रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं चलता तो जा ही रहा था। लेकिन वो चीज़ भी मेरे साथ साथ ही चल रही थी, जो कि भी मैं थोड़ी देर पहले बिल्कुल किसी खौफ के वहाँ से गुजर रहा था। अब मेरा जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। एक दफ़ा को मैं रुका और कुछ सोचा। उसके बाद पता नहीं मुझे कैसे ये ख्याल आया और मेरे पाँव ने कैसे काम किया कि मैं वहाँ से स्पीड लगा के भागने लगा। इतनी तेज़ी से भागा कि मानो मेरे अंदर किसी कार का इंजन लगा हुआ हो। बगैर कुछ सोचे समझे बस मैं भागता जा रहा था और वो चीज़ भी मेरे पीछे भागने लगी थी। और मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि वो चीज़ मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है। मतलब कि मेरे पीछे था तो कुछ नहीं, बेशक वो चीज़ मेरे से काफ़ी ज़्यादा दूर थी, लेकिन एहसास ऐसा हो रहा था कि मुझे कोई पकड़ रहा है, मेरे पेट से, मेरे पाँव से, और नीचे से मुझे ज़मीन की तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से मेरा भार काफ़ी बढ़ा हुआ लग रहा था। खुद पे काफ़ी ज़्यादा बोझ फील कर रहा था और यह भी महसूस हो रहा था कि मुझे कोई एक चीज़ नहीं बल्कि कई चीज़ें मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, आगे से, पीछे से, पाँव से, हाथों से। लेकिन मैं उसके बावजूद भागता चला जा रहा था कि इतने ही देर में मगरिब की अज़ान होने लगी और अज़ान के शुरू होते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो जो भी चीज़ें थीं अब मुझे छोड़ रही हैं और मुझे रास्ता देने लगी हैं, जो कि पहले मेरी रुकावट बन रही थी अब मेरे आगे से हट चुकी हैं और मेरे लिए रास्ता बना दिया है। लेकिन मैंने अपना भागना ना छोड़ा और पार्क के बिल्कुल एंड पर एक पुल आता है। मैं जब पुल के बिल्कुल करीब पहुंच गया तो नीचे गिर पड़ा, क्योंकि अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था और मेरे में और भागने की हिम्मत ना थी। अजान अभी भी हो रही थी। इतनी देर में 3 से 4 बंदे जो कि सामने खड़े हुए थे वो भागते हुए मेरे पास आए और मुझे पूछने लगे कि बेटा क्या हुआ है, खैरियत है, तबीयत ख़राब हुई है, कुछ हुआ है तो बताओ। लेकिन मेरे मुंह में कोई अल्फाज नहीं आ रहे थे, बस मैं हकलाता हुआ बोल रहा था, जिसकी वजह से उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसके अलावा जो एक बंदा था वो हमारे उधर ही सिविल लाइंस में रहने वाला था और उसने मुझे देखकर पहचान लिया था और सबको कहा कि ये हमारे उधर सिविल लाइंस में रहता है और फ़लाँ फ़लाँ का बेटा है। और उसने मुझे उठाया और मेरा सर अपनी गोद में रख के कहा कि बेटा मुझे बताओ क्या हुआ है, तबीयत ख़राब हो रही है या बीपी वगैरह लो हो रहा है, जिस्म ठंडा पड़ रहा है, क्या हुआ है, मुझे कुछ बताओ। लेकिन मैंने बस उसको ये जवाब दिया कि वो पीछे देखो, देखो तो सही वो पीछे क्या है।
तो उन्होंने कहा, बेटा कहाँ पे? मैंने उस तरफ इशारा करते हुए कहा कि जहाँ से वो चीज़ मेरा पीछा कर रही थी। उन्होंने वहाँ पर देखा तो कहा कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुम किसकी बात कर रहे हो? लेकिन जैसे ही मैंने पीछे की तरफ देखा तो देखता क्या हूँ कि एक बहुत ही ऊंचे कद का बंदा, जिसका मुंह काफ़ी ज़्यादा लंबा, आंखें नीली और उसके अलावा उसकी दाढ़ी नाफ तक जा रही थी। मुंह की थोड़ी काफ़ी ज़्यादा लंबी और चोंच वाली थी। उसकी आंखें काफ़ी बड़ी और नीले रंग की थीं। हाथ बिल्कुल स्याह, पाँव बिल्कुल स्याह, चौड़े कंधे, हाथ पाँव की उंगलियां मुड़ी हुई और नुकीले जानवरों की तरह के नाखून। और वो चीज़ मुझे देख के ज़ोर ज़ोर का हंस रही थी। यह देखने के बाद मेरे पैर तले ज़मीन निकल गई थी और मेरे अलावा किसी को भी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। मैं दोबारा से बौखलाहट में उनको कहने लगा कि आप सबको क्यों नहीं नज़र आ रहा? वो देखो तो सही, वो चीज़ मुझे देख के हंस रही है, वो मुझे मार डालेगी, बस मुझे उससे बचा लो। ये कहता कहता मैं बेहोशी में चला गया और वो चारों मुझे उठाकर मेरे घर तक ले गए। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर के अंदर पड़ा हुआ था। मेरे घर वालों ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम तो यहाँ से पढ़ने के लिए निकले थे और अपने सर के घर जा रहे थे। रास्ते में तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है कि तुम्हारी अचानक तबीयत ख़राब हो गई? तो मेरे साथ जो कुछ हुआ मैंने अपने घर वालों को बताया, A to Z सारी कहानी उनको बयान की। तो तब उनको पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन उस चीज़ का असर मेरे से ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी, बुखार रहने लगा था और उसके अलावा मैं काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। पढ़ाई में भी दिल नहीं लग रहा था और मेरा काफ़ी सारे डॉक्टर से इलाज भी चल रहा था। तो उसी फेरियर हॉल गार्डन के साथ एक मस्जिद हुआ करती थी कि जहाँ हम अक्सर जुम्मे की नमाज और कभी कभार दूसरी नमाज भी पढ़ने जाया करते थे। तो एक जुम्मे की नमाज में अपने वालिद के साथ वहाँ गया हुआ था कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वालिद ने वहाँ के इमाम साहब से डिस्कस किया। वो रूहानियत का इल्म भी रखते थे। तो उन्होंने मेरी आंखों में देखा और मेरे हाथों को पकड़ा तो बताया कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो इसी गार्डन के अंदर हुआ है और वो कोई और मखलूक नहीं बल्कि जिन्नात थे और वो इसको मार देना चाहते थे और इसको अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। और वो कोई एक नहीं बल्कि काफ़ी सारे जिन्नात थे जो कि आपके बेटे के पीछे आए थे। इसको उस टाइम उस सुनसान गार्डन से होते हुए नहीं जाना चाहिए था। इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि काफ़ी सारे जिन्नात हैं। वो तो इसकी खुशकिस्मती थी कि 4 लोग वहाँ पर आ गए और अजान होने लगी, वरना वो चीज़ इसको बिल्कुल ना छोड़ती। चीज़ तो नहीं बल्कि काफ़ी सारे जिन्नात थे जो कि इसके पीछे पड़ चुके थे, तो इसका बचना नामुमकिन था। बस शुक्र करें कि वो अजान हो गई और वो मगरिब का टाइम था और अल्लाह ने इसकी जान बचा ली। उसके बाद उन्होंने मुझे दम दारूद किया और मैं अक्सर वहाँ पे जुम्मे के जुम्मे दम भी करवाने जाया करता था। तावीज़ भी काफ़ी सारे लिख कर दिए और पहनने को भी तावीज़ दिए। आज मेरी उम्र तकरीबन 55 साल के करीब है और मैं उसी सिविल लाइंस के एरिया में रहता हूँ। मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने बीवी बच्चों के साथ अक्सर वहाँ पर जाया करता हूँ। वहाँ पर लाइब्रेरी भी बन चुकी है, लेकिन अब मुझे वैसा कुछ भी वहाँ पर फील नहीं होता जैसा कि पहले हुआ करता था। और वो पार्क वैसे भी ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से काफ़ी मशहूर थी। और मेरे सुनने में अक्सर ये भी आया है कि उस पार्क में लोगों ने किसी ऐसे शख्स को भी देखा है जो कि बरतानवी आर्मी का लगता है। ग़ालिबन जो कि बड़े सग़ीर के दौर में बरतानवी आर्मी में यूनिफॉर्म हुआ करता था, वैसे ड्रेसअप हुआ कोई बंदा वहाँ पे नज़र आता है जिसके शूज़ घुटनों तक, उसके अलावा उसके हाथ में एक छड़ी और सर पे काउबॉय कैप पहनी हुई होती है और वो पार्क में टहल रहा होता है। उसके अलावा जो बालकनी है वहाँ से भी दिखाई देता है, जो उस पार्क के अंदर बालकनी वगैरह बनी हुई थी। और वो पार्क भी अंग्रेज़ों के दौर का ही बनाया हुआ था जब ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों इकट्ठे हुआ करते थे।
वल्लाह आलम, मैं नहीं जानता कि इस बात में कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं। हारिस भाई, मैंने जो अपने साथ वाक़या हुआ है वो आपको बताया है और वो बिल्कुल सच्चा है, लेकिन ये जो बातें हैं ये जस्ट लोगों से सुनी हैं और इसमें कितनी सच्चाई और सदाकत है ये मैं नहीं जानता। इस तरह की मैंने उस पार्क के बारे में और भी काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी हैं और उन पे यकीन करने को मेरा मन कहता है, क्योंकि अगर मेरे साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है और उसी पार्क के अंदर हुआ है ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी, तो जाहिर बात है कि जो लोग उस पार्क के बारे में बातें बताते हैं उनमें से ज़्यादातर तो सच ही होंगी। बेशक कुछ उसमें से ऐसी होंगी जो लोगों ने मन गढ़ंत बनाई होंगी, लेकिन काफ़ी सारी बातें मुझे यूँ लगता है और लोगों के बताने के एक्सप्रेशन से भी पता चलता है कि वो सच्ची होंगी। मेरे पास इस इलाके की और भी हॉरर स्टोरीज़ मौजूद हैं और मेरे साथ हुए किस्से हैं। वो किसी दिन मैं वो दोबारा आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। आज भी मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ उस गार्डन में जाता हूँ, लेकिन अब मुझे वहाँ पर ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। ये थी मेरी स्टोरी जो मेरे साथ फेरियर हॉल में हुई थी 1986 में। इसके अलावा मेरे पास और भी काफ़ी सारे वाक़यात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। व्यूअर्स, ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी आप सबको? उम्मीद करता हूँ कि आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाएं, वीडियो को ज़रूर थम्स अप दे के जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।